लोगों को बोलते समय रोकना पड़ता है। हमको बोलते समय लगता है क्या बोला। और एक आध मीटिंग तो ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई नया आइडिया नहीं हुआ है, तो हम बिना बोले बैठ गए कि कोई नई बात नहीं है करने की। सब लोग कहते आ रहे हैं इतने साल से कि बाबा साहब के रास्ते पर चलना है, बाबा साहब के रास्ते पर चलना है, तो रुकना भी है और रुक के मूल्यांकन भी करना है कि कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से चले थे वहीं पे हैं। बैल दो तरह से चलता है, तो चलता है सीधा सरपट, तो आगे बढ़ के एक होता है कोल्लू का बैल, एक जगह घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, चल रहे हैं। उसके पास कहने के लिए है कि हम पूरी जिंदगी चले लेकिन कहीं पहुंचा नहीं। तो हम लोग को कोल्लू का बैल भी नहीं बनना है। बाबा साहब के रास्ते पर चलने के बाद हर जयंती और वहाँ पर निर्माण पर करते रहे हैं, लेकिन अब रुकना पड़ेगा। रुक के सोचिए कि कहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या चले ही नहीं, कंफ्यूजन में थे। इसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसका जब आप मूल्यांकन करेंगे तब थोड़ा सा ये लगेगा हम लोगों को कि अगर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे इतने सालों से, तो फिर आज की तारीख में भी क्यों कोई दलित अगर मूंछ रख ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर बाबा साहब के रास्ते पर चले थे, आज भी क्यों दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। आज भी क्यों दलित महिला को मैला खिलाया जाता है। आज भी सीवर की सफाई करने वाला, पैखाना उठाने वाला दलित समाज का ही व्यक्ति होता है। ऐसा क्यों होता है। आज भी पूरे देश में जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें एक भी दलित कुलपति उपकुलपति क्यों नहीं है। जितने भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के भारतीय सीईओ हैं, एक भी बहुजन समाज का क्यों नहीं है। क्यों नहीं है। चले थे बाबा साहब के रास्ते पर, चले तो थे, होना था। कितने प्रोफेसर हैं हमारे समाज के। जो पूरे देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री कार्यालय होता है पीएमओ, उसमें 225 सचिव होते हैं। ओबीसी 0, शेड्यूल ट्राइब 0, SC 1, मतलब 225 जो है उसमें सभी सवर्ण ही मिलकर देश चलाएंगे। भाई बाबा साहब के रास्ते पर तो चले थे, क्यों नहीं हासिल कर पाए। आज पूरा मीडिया हाउस उठाकर देख लीजिए, कितने आदिवासी एंकर को आप देखते हैं शाम को 9 बजे प्राइम टाइम। कितने आदिवासी एंकर जानते हैं कोई किसी को। कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं। दीपक चौरसिया एक है, वो क्यों है वहां, क्योंकि वो उसकी बात कर रहा है। उसकी बात, आपकी बात करने वाला कौन है। कोई नहीं। एक भी दलित एंकर तो है ही नहीं, आदिवासी एंकर तो है ही नहीं। जिला स्तर पर पत्रकार मुश्किल से मिलते हैं, हमको पता चला यहाँ पे। जिला स्तर पर पत्रकार मुश्किल से मिलते हैं दलित समाज के, आदिवासी समाज के। तो बाबा साहब के रास्ते पर तो चले थे, सब जगह तो होना था, काम नहीं पहुंचे। जाहिर सी बात है कि बेईमानी हुई है। बेईमानी कहां हुई है। या तो हमने बेईमानी की है कि हम कमिटमेंट से उनके रास्तों पर नहीं चले, उनके बताए रास्ते पर, या फिर इस रास्ते पर चलकर हमने अपने बीच से जो नेता पैदा किए वो दलाली करने लगे उनकी, जिसके खिलाफ हमें लड़ना था। ये भी हो सकता है, यही संभव है ना। कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुआ है भाई, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी आप बताइए, आज भी आरक्षण बचाने के लिए लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें भाई। क्यों लड़ रहे हैं। क्या इस देश में जो बहुजन की बात करने वाले जो लोग सत्ता में आए वो सत्ता में नहीं आए क्या। मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, लालू जी रहे सत्ता में, तमाम लोग सत्ता में रहे इतने दिनों तक, लेकिन क्या उन लोगों ने हमारी बात की, आपकी बात की या नहीं, इसका मूल्यांकन करिए। मायावती आज की तारीख में जब आरक्षण खतरे में है, जो मायावती जी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से ट्वीट करती हैं कि ईमेल करके विरोध करो, चिट्ठी लिखो, सड़क पर मत उठो। जबकि आप सब लोग, हम सब वाकिफ हैं, आज मायावती एक अपील सिर्फ कर दे अपने लोगों से कि आइए आरक्षण बचाने सड़क पर उतरते हैं, तो कितने लोग, पूरा देश जाम हो जाएगा। लेकिन नहीं कर रही है, बेईमानी कर रही है हमारे साथ। इस चीज को समझना। दूसरी बात,
ऐसा नहीं है कि हम लोगों का समाज सम्मान नहीं देता। आप समाज के लिए काम करके देखिए, बहुत लोग नकारात्मक होते हैं, समाज पीछे है, सम्मान नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं। पे बैक टू सोसाइटी हमारे समाज के नस नस में है। समाज सम्मान देता है। आप समाज के लिए ईमानदारी से करके तो देखिए, लड़के तो देखिए, यह समाज आपको सम्मान देने के लिए बाहें फैलाकर बैठा हुआ है। समाज सम्मान देता है, आपको लेना आना चाहिए। समाज के लिए काम करिए, देखिए समाज कैसे सम्मान देता है, करना पड़ेगा। दूसरी बात, 2-3 पॉइंट पर हम मुद्दे पर आते हैं। अभी जैसे परिसंघ संगठन पर बात हो रही थी, तो सब लोग जितने भी साथी हैं, सभी साथी सुपरमैन, दिमाग से सब सुपरमैन। सबको पता है कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना जरूरी है। शादी में जाकर जो है पूरी सब्जी खाने से बेहतर है कि हम 4 लोग मिलकर बात करें। यही असली लड़ाई है। कभी श्मशान घाट तो सब लोग जाते हैं, कभी श्मशान घाट पर जाकर देखिए, वहां जब बैठकर लाश जलते हुए 10 मिनट देखेंगे ना, 11वां मिनट में ज्ञान आना शुरू होता है। अरे ये दुनिया तो कुछ है, सबकी फीलिंग हो एकदम नॉर्मल है। लगता है क्या जाएगा आपके साथ, क्या जाएगा, क्या रह जाएगा। ये जो आप कर रहे हैं, समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, देश के लिए जो लड़ रहे हैं, यही साथ जाएगा, यही बचा रह जाता, और कुछ नहीं बचा रहता है। लोग खाते हैं, हंसते हैं, मर जाते हैं। शादी में जा रहे हैं, मरनी में जा रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, बच्चों के साथ मर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों रहेंगे, क्यों रह गए आज? इसलिए कि बहुत चेहरा उनका खूबसूरत था, ऐसा नहीं है ना। बहुत अच्छा ब्लू कोट लाल टाई पहनते थे, नहीं, इसलिए नहीं है ना। डॉक्टर रुधि तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच अभी नहीं है उपलब्ध, लेकिन आज हम उनकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बात? उनके काम की वजह से, उनके काम की वजह से, क्योंकि वो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष एक कहानी का जिक्र कर देते हैं संगठन को लेकर। जब हम झारखंड में आए पिछले दिनों, पिछली बार जब आए थे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन था, कहीं कोई आ जा नहीं सकता, तो लॉकडाउन में हम जब आए झारखंड, तो धनबाद मेरा ससुराल है, तो हम पता किया, हम बोले झारखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उदित राज सर ने कहा, सर झारखंड में कौन है सर, यहाँ थोड़ा देखते हैं कमेटी का क्या हाल है कि नहीं कुछ। सर बोले एक आदमी है वहाँ जो वही चला रहा है, मधुसूदन जी हमारे हैं, प्रदेश महासचिव हैं, बोले वही चला रहे हैं। बोले ठीक है, उनको हम फोन किया। उनको फोन करने से पहले हमको 1-2 नंबर सर ने और भेजा। हम उनके पास गए तो एक जगह लोगों से मिलवाया, हमको ऐसे 10-15 लोगों को मिलवाया। वहाँ बोला गया कि यहाँ कमेटी है, अध्यक्ष हैं छोटू राम जी, इनसे मेरा कोई भेंट मुलाकात। बोले अध्यक्ष हैं छोटू राम जी, और कुछ कमेटी है नहीं, नया कमेटी बनाना है, फलाना ढिमकाना, यह है सर। हम बोले है नहीं तो भाई सच में नहीं है, क्योंकि कुछ था नहीं। हम उसके बाद उनको फोन किए मधुसूदन जी को, सर को हम बोले, हम कहे सर कुछ है नहीं, धनबाद में नए लोगों को लेकर टीम बनाते हैं, जब हम यहाँ आए अभी 10-15 दिन टीम बनाते हैं। सर बोले कि आपको जो करना है करिए, जैसे हम बोले सर कमेटी डिजोल्व करना है। सर बोले आप राष्ट्रीय महासचिव में जो करना है करिए, कमेटी आप बनाने के लिए तो हम बोले ठीक है सर। तो हम मधुसूदन जी को फोन किए, उस समय वो अकेले वही चला रहे। हम कहे मधुसूदन जी हम धनबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिजोल्व कर रहे हैं। तो बोले ऐसे कैसे आप डिजोल्व कर देंगे? हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं क्योंकि हमको कमेटी है ही नहीं, हमको काम नहीं हो रहा। बोले नहीं डिजोल्व मत करिए। हम डिजोल्व कर दिए। हम बोले हम कर दिए डिजोल्व, यही बोले थे उनको मधुसूदन जी को। थोड़ी देर में आया छोटन जी का फोन, इनको उन्होंने कहा होगा कि मिलिए, फोन किए कि हम लोग हैं। फिर छोटू जी आए, मिलने आए, हम बोले कुछ है ही नहीं। और आज की तारीख में जिस कमेटी को और जिस आदमी को हम जिला अध्यक्ष पद से हटा रहे थे, आप सोचिए उस आदमी में कितनी काबिलियत थी, आज वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष। आप समझ लीजिए उस आदमी में काबिलियत थी। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सब लोग, मतलब हम जिला का कार्यभार ले रहे थे और प्रदेश का कार्यभार देना पड़ा। ये हुआ, ये काबिलियत का काम होता है कि लेकिन क्या है कि जो काम बाल गोविंद जी कर रहे हैं वही काम उस समय हम किए। दूसरी बात, फिर अब लगा कि अब झारखंड में और जगह टाल मटोल थोड़ा टटोला जाए,
तो बाल गोविंद जी का भी नंबर मिला, तो इनको भी फोन किए। बड़े हतोत्साहित थे कि हम लोगों को स्पेस ही नहीं मिलता है काम करने का, क्या करें। अब आपको बताते हैं, उम्र में लगभग हम यहाँ सबसे छोटे होंगे। फिर हमने इनके निर्देशन में इन्होंने हमको रास्ता दिखाया कि झारखंड में इसे कमेटी बनेगी। पूरा रास्ता ये दिखाते गए, ये करिए, ये करिए, ये करिए। आज स्थिति ये है, इतने कम समय में झारखंड हमारा बहुत मजबूत हो गया है और इसके पीछे श्रेय जाता है एकमात्र हमारे बाल गोविंद जी का। ये इनका निर्देशन था, ये हमको रास्ता दिखाए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। हमको कुछ आइडिया था नहीं, ये बताए पुराने लोग ऐसे हैं, नए लोग यहाँ से इनको निकालिए, ऐसे 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 करते करते हम चैनलाइज करते गए चीजों को, सब हो गया। और जब सब चीजें संभल गई चीजें, तब जो नई कमेटी बनी, इनका सबसे बड़ा योगदान है। सारा दिशा निर्देश हम सब लोगों के सामने कर रहे हैं, सारा दिशा निर्देश इनका दिया हुआ है बाल गोविंद जी का। उसके बाद जब कमेटी बन गई, तब हमने कहा प्रदेश उपाध्यक्ष बने। तो हम इनको बोले कि अब, ये बोले मौका ही नहीं लगा। अब कहे आप फुल हैंड हैं, जैसे घोड़े को पहले ऐसे लगा होता है, लगाम लगा होता है, हमने सब खुल गया। हमने अब सरपट दौरिया पूरे स्टेट में टीम खड़ा कर दीजिए। स्थिति ये करना है कि हर ब्लॉक में, हर पंचायत में परिसंघ हो। परिसंघ इसलिए हो, परिसंघ आज की तारीख में जब मायावती कहती है कि चिट्ठी लिख कर विरोध करो, जब चिराग पासवान कहता है कि सब्सिडी के तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जब रामदास अठावले संसद में खड़ा होता है तो लोग हंसने लगते हैं, जब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब जो समाजवादी धड़े के नेता हैं चुप हैं, जब आरक्षण के खिलाफ जो बिल आता है आरक्षण पर, उसको फाड़ देते हैं मुलायम सिंह यादव। ऐसे समय में परिसंघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो आरक्षण के लिए 1997 से आज तक लड़ा है। और हम कोई भावनात्मक बात नहीं करते हैं, भावनात्मक बातें करने वाले बहुत से नेता, हम लोग रोज कहते हैं ये बात, बहुत नेता हैं। रविदास मंदिर बना देंगे, अरे भाई रविदास मंदिर बना दोगे तो हम क्या करेंगे? उसके मंदिर के एवज में हमारा मंदिर, मंदिर भी जरूरी है, लेकिन मंदिर ही एजेंडा नहीं होना चाहिए। जितनी भीड़ लेकर आप जो है दिल्ली को जाम कर रहे हैं रविदास मंदिर के लिए, उसकी आधी भीड़ लेकर भी आप अगर आरक्षण बचाने के लिए सड़क पर उतर गए, दिल्ली जाम कर दे, किसी सरकार, किसी निजाम की औकात नहीं है कि आपके आरक्षण को छू देगा। हम परिसंघ से जुड़ने लोगों को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आज पूरे देश में आप देख लीजिए किसकी हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दे। डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ तो आप बोल नहीं पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये रहा, सारे जज आ जा रहे हैं, पूरी पुलिस फोर्स भरी हुई, पूरी पुलिस फोर्स, जहां नजर दौड़ाइए पुलिस। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, नारा लगाया 1 घंटा तक। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कहा था, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी में भाजपा का सांसद होते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए, यह कहने की हिम्मत किसी को नहीं थी। इसके पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आराध्य ने बंबई के पंचायती राज अधिवेशन में कहा था सुप्रीम, यह जो न्यायालय का जो जातिवादी रवैया है, 1884 में बाबा साहब ने कहा था कि क्या इस सदन में बैठे लोगों को यकीन है कि अगर कोई जज ब्राह्मण हो और आरोपी भी जज हो, उस स्थिति में वह जज न्याय कर पाएगा? क्या ब्राह्मणों का चरित्र जातिवादी नहीं है? ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता है। यह बंबई अधिवेशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होकर डॉक्टर उदित राज ने कहा। डॉक्टर उदित राज जी को लेकर बहुत लोग सवाल उठाते हैं, बीजेपी में चले गए, पूरे जीवन बाबा साहब कांग्रेस को गरियाते रहे और कांग्रेस के रास्ते संसद में पहुंचे। जब बहुत लोग जो पुराने लोग हैं उदित राज जी को जानते हैं, जस्टिस पार्टी चलाते थे, 5000 लोग वोट नहीं देता था। और जब वो सांसद जब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र दिल्ली उत्तर पश्चिम से सबसे अधिक 6 लाख वोटों से वो जीते। उसी खुद हमारा समाज जो बातों से प्यार छीलता रहता है, वह समाज भी अपने लोगों के साथ न्याय करने के लिए कभी कभी तैयार नहीं होता, खासतौर पर राजनीति में।
बात बड़ी बड़ी करेंगे, कहेंगे ईमानदार प्रत्याशी नहीं है, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आते। ईमानदार लोग जब राजनीति में आते हैं तब वही लोग कहते हैं कि अरे ये तो वोट कटवा है, ये तो वोट कटवा है, थोड़े जीतेगा। मतलब ईमानदार आदमी राजनीति में आया तो आपने उसका मूल्यांकन ऐसे कर दिया। डॉक्टर उदित राज जब जस्टिस पार्टी लेकर आए 5000 लोग वोट नहीं देते थे। वोट किसको देते हैं हम लोग? वोट देते हैं जिसको भाजपा का टिकट लेकर आएगा, जो कांग्रेस का टिकट ले, राहुल गांधी के नाम पर वोट देंगे, मोदी के नाम पर वोट देंगे। और मूल्यांकन करने बैठने में आए तो थे, टेस्ट में आप फेल हो गए। संसद तो पहुंचना था, अगर संसद नहीं पहुंचते, उस संसद में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का बिल कौन पेश किया? कितने लोगों को पता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने प्राइवेट बिल पेश किया संसद में, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू, उसके लिए बिल पेंडिंग है, पड़ा हुआ। ये लोग जो नेता आपके सामने विधायक सांसद आता है, उससे कहिए जब आए आपसे वोट लेने, सवाल उठाइए सोशल मीडिया पे कि उदित राज जी ने संसद में जो निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पेश किया था उसका क्या हुआ, उसको पास क्यों नहीं कराते हो? उसको पास करेंगे तब वोट देंगे। सोशल मीडिया पर सवाल उठाइए, नेताओं से सवाल पूछिए। बातों का प्यार छीनना बड़ा आसान होता है। चाहे राजीव गांधी फेलोशिप का मसला हो, चाहे ओबीसी बच्चों के फेलोशिप का मसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संसद में बोलने का मसला हो, परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी पीछे हटे ही नहीं। उनके बारे में सब जानता है। ट्विटर पर देख लीजिए, इतनी गालियां सोशल मीडिया पर उनको पड़ती, किसके लिए पड़ती है भाई? अपना उनको दिक्कत है। वो IRS रह चुके हैं, इनकम टैक्स, उनकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, वो पूर्व सांसद रहे, पेंशन मिलता है, सब कुछ है, बाल बच्चे विदेश सब सेटल है। वो क्यों लड़ रहे हैं आपके लिए? आरक्षण के पक्ष में जब उन्होंने, हम साथ थे, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक रैली निकाली तो क्या किया अमित शाह ने? सिक्योरिटी छीन ली, सिक्योरिटी विड्रॉल करो, जो सिक्योरिटी मिली थी। इतना बड़ा नेता, उसकी सिक्योरिटी छीन ली, एक कांस्टेबल तक नहीं रहने दिया। जबकि जब वो सांसद बने थे तो उनको सिक्योरिटी नहीं मिली थी, उनको 1997 से ही सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी उनकी छीन ली। फिर भी नहीं माने, अगले सप्ताह उन्होंने फिर एक कार्यक्रम किया जंतर मंतर पर। तब क्या किया? जिस सरकारी घर में रहते थे, कागज पत्तर का बहाना लगा के सारा सामान उठा कर फेंक दिया सड़क पर। इतनी बेइज्जती किसके लिए सह रहे हैं? अपने लिए सह रहे हैं। उनको कुछ अब मिल जाएगा। जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है संसद, तो वो पहुंच चुके, IRS रह चुके, इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके, इससे पूरे दुनिया के हर देश में जाकर भाषण दे चुके, हमारे सवाल को उठा चुके। जिसके लिए कर रहे हैं वो आप हैं, वो हम, हमारे लिए कर रहे हैं। आज जब सब लोग कहता है भावनात्मकवाद, मंदिर बनाएंगे, दलितवाद, बहुजनवाद, ऐसे समय में आरक्षण और भागीदारी का सवाल उठाते हैं। कहते हैं मुद्दे की बात करो। जो लोग जूम मीटिंग में जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा, एक शब्द इधर उधर का नहीं सुनते हैं, न कहते हैं, मुद्दे की बात करो। इस अभी हमारे साथ बातचीत करते हुए आ रहे थे हमारे साथी, आगे कौन बैठे थे? शिवचंद जी बोले स्कूल खुलना चाहिए। हमारे साथी शिवचंद जी हैं, रेलवे के हैं, काफी जुझारू साथी है। अभी रेलवे के कर्मचारियों को धनबाद में एक करने पर लगे हुए हैं और इन्होंने नेशनल मीटिंग कराई थी। शिवचंद जी ने 44-45 लोग जुटा दिया था। इन्होंने सलाह दी कि सर स्कूल खुलना चाहिए RSS की तर्ज पर। हम बोले ना, स्कूल खोलने से ज्यादा जरूरी आरक्षण बचाना, क्योंकि अगर आरक्षण रह गया तब तो हम अपने बच्चों को कैम्ब्रिज में भी पढ़ा लेंगे, कैम्ब्रिज में भी पढ़ा लेंगे, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा लेंगे, JNU, DU, BHU हर जगह पढ़ा लेंगे। आरक्षण होगा तो नौकरी मिलेगी, फिर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन आप उस चेतना को लेकर क्या करेंगे? जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो आपको तो मूंछ नहीं रखने दिया जा रहा है, क्या करिएगा? क्या करिएगा उस शिक्षा का? शिक्षा तो आ ही जाएगी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं, यह जो समाज के अंदर जो चेतना आई है वो आरक्षण से आई है, चेतना से आरक्षण नहीं आया है। तो आज का जो सबसे जरूरी सवाल है, एक ऐसी सरकार से हमारा मुकाबला है जिसने तय कर दिया है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दो। उस सरकार से हमारा मुकाबला है। जब संविधान ही नहीं रहेगा, उनका जो एजेंडा है, अभी कह रहे थे कि जो है संविधान बचाना पड़ेगा, संविधान बचाना पड़ेगा, आरक्षण बचाना पड़ेगा। संविधान ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हमारे आपके होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वापस गले में हरिया, कमर में झाड़ू, उनका यही एजेंडा है।
जो शूद्रों के लिए कहा गया है इनके धर्म ग्रंथों में, वही एजेंडा है। और हमको हिंदू मुसलमान में ये उलझा कर रख देंगे। उनके इस एजेंडे से निकलना पड़ेगा। हम लोग सब जागरूक लोग को सबको सब कुछ पता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरी लड़ाई को मुकम्मल लड़ाई बनाना पड़ेगा। जो छोटी सी लड़ाई है इसको मुकम्मल लड़ाई बनाना पड़ेगा। संगठन का महत्व इसलिए भी होता है किसी राष्ट्रीय संगठन का। अभी जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं हजारीबाग, हमारा परिसंघ का फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, सब पर खबर जाएगी ये हजारीबाग झारखंड में यह कार्यक्रम चल रहा है, तो नेशनल हो गया। कल के तारीख में हजारीबाग में अगर हमारे बाल गोविंद जी को लगे कि हजारीबाग का कोई मुद्दा है, यहाँ किसी दलित आदिवासी पिछड़ा अधिकारी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, हम उसके लिए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और केरल तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको नेशनल बना सकते हैं। पिछले 26 दिसंबर को हमने 17 स्टेट में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ कार्यक्रम किया। यहाँ से भी बहुत सी गाड़ियां गई थी, सब लोग रांची में भी किए थे, पूरे नेशन वाइड हम लोगों ने किया कार्यक्रम। तो इसलिए संगठन का महत्व होता है। और हम हमेशा ठोक कर कहते हैं, खूब ठोकिए बजाइए, हमको रोज चेक करिए। आप कहिए कि उदित राज जी को ये करना था, नहीं कर रहे, आप कहिए उंगली उठाइए, आप कहिए ओम सुधा जी संगठन में ये होना था, इनको लाना था, आप नहीं लाए, आप सवाल उठाइए, हमारे कमिटमेंट पे सवाल उठाइए। आरक्षण खतरे में आप सड़क पर नहीं उतरे, हम नहीं उतरे तो आप सवाल उठाइए हमारे ऊपर, आप तो नहीं उतरे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया था आप नहीं उतरे, सवाल उठाइए अगर हम नहीं उतरे। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे इस मोदी सरकार का मामला हो, चाहे आरक्षण बचाने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े, परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुर्बानी दी, उस हद तक चले जाएंगे। मेरे ऊपर 23 मुकदमा, 23 केस है, हम बेल नहीं कराते। 23 मुकदमा है और 23 मुकदमा प्रोटेस्ट का है, लिखने का है, बोलने का है। 23 मुकदमा हम झेल रहे। अरे बाल गोविंद जी कह रहे थे शादी के दिन मेरा 7 बजे मेरी शादी थी और उस दिन हम 4 कार्यक्रम किए। अम्बेडकर जयंती के दिन मेरी शादी हुई 14 अप्रैल को, और मेरी तस्वीर में कोई चंदनधारी और नवा ये सब कुछ कोई नाटक नहीं था। बाबा साहब की तस्वीर, बुद्ध की तस्वीर के सामने साक्षी रखकर हमने बाबा साहब की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए हमने शादी की थी। कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई घंटा नहीं होता, अपने जीवन से उदाहरण पेश करना पड़ेगा। 7 बजे शादी थी और 5 बजे अम्बेडकर भवन में हम कार्यक्रम में थे, तय था सब कुछ 5 बजे। और अभी बाल गोविंद जी बता रहे थे ना, गाड़ी में मेरा शेरवानी रखा हुआ है, तो जब हम बोल रहे थे तो एक आदमी की नजर पड़ गई, बोले कि आपके हाथ में मेहंदी लगा हुआ है। हम बोले अरे भैया की शादी आई हुई, वही लगा मैंने टालना था ना बात। 4 कार्यक्रम करके उस दिन हमने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया। तो कमिटमेंट करना पड़ेगा। बाल गोविंद जी बता रहे थे, छोटू राम जी कि जो है नौकरी कर सकते, बिल्कुल। अभी मेरा पीएचडी अच्छे टॉपिक पे है, एमबीए से मेरा पीएचडी है, नौकरी का कोई संकट नहीं। हम प्रभात खबर में चीफ क्राइम रिपोर्टर थे, अभी भी लेक्चररशिप का बहालिया है। सब फोन करके यही कहता है कि आप भरिएगा हो जाएगा, आप भरिएगा हो जाएगा। मेरे सब्जेक्ट में कम शेड्यूल कास्ट के कम लोग पीएचडी करते हैं ना, बोले आप भरिएगा। हम बोले करना ही नहीं है भाई, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, नौकरी नहीं करनी है। बाबा साहब का जो मिशन है उसको लेकर जाना है, चाहे उसके पीछे पूरा जीवन जीवन पूरा हम लोगों ने। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी IRS की नौकरी छोड़ सकते हैं, तो हम ये पत्रकार की नौकरी और प्रोफेसर की नौकरी त्याग करना कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि समाज हमको, हम आज आपके लिए लड़ रहे हैं तो आप हमको भूखा रखेंगे क्या? इस समाज भूखा नहीं रखता। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और कमिटमेंट से लड़ रहे हैं, तो आप हमको भूखा नहीं रखिएगा। हमको पता है हमारा समाज इतना निर्दयी नहीं हुआ है, भूखा नहीं रखता। खाने के लिए देता है समाज, पहनने के लिए कपड़ा देता है समाज, भूखा नहीं रखता। ठंडा लगेगा शॉल मिल गया, ठंडी कट जाएगी, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। कहीं गए कार्यक्रम में तो हम लोगों का व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं कि अपना कोई घर, आप समझ लीजिए हम लोगों का जो जीवन है पूरा जीवन यह अम्बेडकरवादी आंदोलन को समर्पित है। कहीं गए आए, आपके सामने हम हाथ फैला देते हैं, कैसे लड़े, पंपलेट कैसे छपेगा, आपके पास आए गाड़ी का तेल कैसे भरेगा, लड़ेंगे दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, बैनर कैसे कहां से लाएं। ऑफिस चलता है हमारा परिसंघ का, 14 कर्मचारी काम करते हैं,
कहां से आए? आप देते हैं, आप ही देते हैं तो चल रहा है। तो हम कभी भी हम एहसान फरामोशी वाली बात हम कभी नहीं करते। बहुत लोगों का विचार था कि अभी आ रहा था विचार कि हमारे सरकारी कर्मचारी मदद नहीं करते। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मेरा स्ट्रांगली मानना है इस देश के हमारे समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने ही आज तक आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उन लोगों की वजह से ही हम लड़ पाए हैं, उन लोगों के वजह से ही आज आरक्षण बचा है। कौन लड़ता है? कहां से लड़ेंगे? ताकत चाहे बाम से लड़ रहा हो या परिसंघ लड़ रहा हो, ताकत कौन देता है? वही कर्मचारी देते हैं। इधर नमक हराम भी हम लोगों को नहीं मिलता। समाज भरोसे नहीं हुई है, समाज देता है। वो नौकरी पेशा वाले लोग देते हैं, उनका सम्मान करिए, उनको आप कन्विंस करिए, अपनी लड़ाई से जुड़िए। वो देने के लिए आपको तैयार बैठा है हर तरह से। सब लोग दे, सब जगह लोग मदद, निगेटिव नहीं, एक दो लोगों की वजह से हमें अपनी धारणा गलत नहीं बना लेनी चाहिए। यह समाज एहसान फरामोश समाज नहीं है। बहुत लोग यह उदाहरण इस देश के सवर्ण देते हैं। सवर्ण बहुत उदाहरण देंगे कि दलित को नहीं देखना चाहता है, बिल्कुल गलत। पे बैक टू सोसाइटी है इस देश में। पूरा बाउंसेट चल रहा है, पूरा परिसंघ चल रहा है। कौन चला रहा है? आरएसएस वाले पैसा देते हैं। कोई अडानी अंबानी हम लोगों को बीजेपी की तरह पैसा दे रहा है। यही समाज, यही नौकरी पेशा वाले लोग दे रहे हैं। आज भी देखिए यहाँ कौन चला रहा है? सब सरकारी कर्मचारी बैठे हुए। हम कैसे कहते हैं एहसान फरामोशी होगी? यही लोग चला रहे हैं भाई, कैसे कर रहे हैं? कल के तरह बहुत लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं जो खुद सड़क पर नहीं उतर सकते, वो पीछे से पावर देते हैं, चंदा दे देते हैं, अपने लोगों को भेज देते हैं। यही तरीका है। हम जितने नए लोग आए हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं कि परिसंघ एक ईमानदार और मजबूत लड़ाई का वादा करता है। कभी आपके साथ, आपका हक हुकूक के साथ, आपके अधिकार के साथ हम कोई छेड़छाड़ किसी को नहीं करने देंगे। चाहे परिसंघ का, चाहे जो खोना पड़ जाए हम लोग खोने के लिए तैयार हैं। लेकिन परिसंघ पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा और हम आप लोगों से सहयोग की अपील करते हैं इस संगठन को मजबूत करने के लिए। खास तौर पे झारखंड में हमारे छोटू राम जी का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी का नंबर ले लीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ है, तो सौभाग्य की बात है कि सारे पदाधिकारी यहाँ हैं। इन लोगों का नंबर रख लीजिए। पूरे राज्य में, अपना ही नहीं, अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, अवेयर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो दूसरे जिले में, उनका कांटेक्ट दीजिए इनको, इनसे बात करिए, उस जिले में मजबूत करिए, उस जिले में टीम बनाए। अपने लिए नहीं कर रहे, करना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, करना पड़ेगा। कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि सरकार जिस तरह से आप देखिए तमाम पीएसयू किस तरह से बिक रहे हैं, रेलवे, भेल, सेल, गेल, सबको प्याज टमाटर की तरह इस सरकार ने बेच दिया। अभी रेलवे वेटिंग रूम में 10 रुपया पर घंटा लगता है। पता है आप लोग? मेरी एक दोस्त अभी दिल्ली आई थी, बताई कि उसकी ट्रेन आ गई थी 2 बजे, तो बोली 4 घंटे रहे, 40 रुपया देकर रेलवे स्टेशन। ये सिस्टम हो गया। क्या करेंगे इसे? देखिए प्रीमियम और स्पेशल के नाम पे कैसे भाड़ा वसूला जा रहा है। यह जो सरकार है जिसके साथ आज हमारी लड़ाई है, यह सरकार बहुत बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा नहीं, सबको बेच देगा। और देखिए यह सरकार जब कहे किसी का भला कर रहे हैं, समझिए बंटाधार है। इस सरकार ने कहा कि जो है हम युवाओं का भला कर रहे हैं। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार कहा, और आज इस देश में 46 साल में सबसे अधिक बेरोजगार इस देश में आज। इस सरकार ने युवाओं का भला कर दिया। इस सरकार ने कहा हम किसानों का भला कर रहे हैं। आप लोग तो टीवी देखते ही होंगे, क्या भला हुआ है। किसानों पर ठंडी पानी की बौछार मार रहे हैं, नाली का पानी फेंक रहे हैं, यही सरकार करती है। इस सरकार ने कहा कि हम छोटे बड़े व्यापारियों का भला कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर दिया। देखिए छोटे बड़े व्यापारी मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है। इस सरकार ने कहा कि नोटबंदी लागू करते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। हमारे 42 सैनिक शहीद हो गए पुलवामा में। यह सरकार जब किसी के हित की बात करे तो समझिए उसका बेड़ा पार है, उसको कोई नहीं बचा सकता। सरकार ने कहा विकास करेंगे और पूरे देश के तमाम कंपनियों को बेच दिया, कुछ बचा नहीं। उनसे हमारी लड़ाई है। और अब दिमाग का खेल शुरू हो गया है। हर आदमी को इस पूरे अम्बेडकरवादी जो हमारी यह जो लड़ाई है, हमारा जो मिशन है, हर आदमी को इसको पर्सनल लड़ाई लेना पड़ेगा। जैसे घर में बेटी और बहन की शादी होती है, कैसे जी जान लगा देते हैं, वैसे हर आदमी को पर्सनल लेना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, हमको बचाना है।
मेरा मामला ये, बाल गोविंद जी कह रहे हैं कि चलो आरक्षण बचाने के लिए मीटिंग करते हैं, संविधान बचाने के लिए। बाल गोविंद जी का मामला नहीं, इनको कुछ नहीं घटा। बाल गोविंद जी का मामला नहीं, आपका भी उतना ही मामला है जितना बाल गोविंद जी का, आपका भी उतना ही मामला है जितना उनका है। सब आदमी का व्यक्तिगत मामला है, ऐसे लड़ना पड़ेगा। कोई मीडिया आपको सपोर्ट करेगा नहीं। और वो देखिए झाल कीर्तन बजाएं, 2 लोग भी आ जाए आरएसएस के तलवार में, इतना बड़ा छपता है। तो हमारा मीडिया है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को भी मजबूत करिए, ट्विटर, फेसबुक, सबको सब हैंडल पे आइए, सब जगह आइए लोग, और पूरा मजबूत करिए, हर प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और डरना नहीं, बच के लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिखिए और बिना डरे लिखिए। सोशल मीडिया मजबूत करिए। हमारा परिसंघ का फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, खोल के ऑल इंडिया परिसंघ, हर जगह अवेलेबल, जहां खोजना। हम लोगों के वीडियोज यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हम लोगों का कार्यक्रम मिल जाएगा। सब लोग टच में रहिए एक दूसरे का। और क्या है कि अपने समाज के लोगों का सम्मान देने भी हमें सीखना होगा। जैसे बाल गोविंद जी कर रहे हैं, तो एहसान फरामोशी मत करिए, कहिए, मुंह पर कहिए, धन्यवाद कहने में मत हिचकिचाइए, मुंह पर कहिए कि थैंक यू बाल गोविंद जी, आप इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके एहसानमंद हैं, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को कहिए, अरे आप आगे बहुत बड़ा काम किए समाज के लिए, समाज को आप जगाएंगे। यहाँ जो लेकर जा रहे हैं उस प्रसाद को बांटेंगे भी ना। यहाँ जो लेकर आए थे, ओम सुधा जी ने यह कहा, चर्चा करेंगे 5 लोगों में, आए थे दिल्ली से, ओम सुधा जी कहा, गाली ही दे, कहा बेकार बात कर दिया यार, ये तो बातें नहीं है, कैसे बोलती ओम सुधा। यही इस बहाने चर्चा होगी ना। जब आप बेकार कहें दूसरा कह रहे थे नहीं बेकार नहीं, इसमें काम का बात है। हो सकता है हम 10 बात बोल रहे हो तो उसमें 9 बात खराब हो, एक बात तो ठीक है, वही बात कम कर जाए काफी। तो हजारीबाग में भी हम कह के जा रहे हैं आप लोगों तमाम साथियों को कि हजारीबाग जो अगली बार हम आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर आएंगे और पूरा मैदान भर जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, हर आदमी उसको व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाए और सब लोग जिम्मेदारी लें परिसंघ में। कोई टीचर हैं तो हम 100 टीचर को लाएंगे। अभी हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, 10 तारीख को इन्होंने धनबाद में मीटिंग रखी है। यहाँ बहुत कुछ इन्होंने सिस्टम सीखा होगा। आज हम खुद ही बाल गोविंद जी सीखते रहते हैं, हमको लगता है कि रोज लगभग फोन कर ही देते हैं। तो मेरी शिकायत सबको हम पूरे देश में हर स्टेट में परिसंघ है, हर स्टेट प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि ओम सुधा बहुत फोन करते हैं, मीटिंग में लोग चर्चा करते हैं, ओम सुधा बहुत फोन करते हैं। सीख रहे हैं, सबसे हम सीखते हैं कि कैसे करें। सीखने के क्रम में काम भी आगे बढ़ता है, ऐसे ही सीखते हैं काम, एक दूसरे से सीखते हुए चल रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा। तो परिसंघ को यहाँ बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत करना है, इतना मजबूत कर देना है कि परिसंघ के नाम से जब यहाँ कोई जिलाधिकारी, कोई एसपी, कोई डीएम आ जाए तो वो कहे कि हम परिसंघ के अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, सचिव से मिलना चाहते हैं। और किसी भी मुद्दे पर आप जब शिष्टमंडल लेकर जाएं तो डीएम, एसपी सिर्फ परिसंघ का नाम सुनकर वो आपको अंदर बुला ले कि हम परिसंघ इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो अभी 10 को जो मीटिंग है, हमारे छोटन राम जी बहुत जुझारू हैं छोटन राम जी। और जब हम झारखंड में नींव रख रहे थे तो हमारी टीम का जो कोर टीम थी, 3 लोगों की हम मेरे पास, उसमें थे छोटन राम, एक छोटू जी और एक उमेश जी, वो नहीं आ पाए। 3 लोगों को लेकर हमने झारखंड का आइडिया रखा था कि झारखंड का आइडिया ये होगा। तो हमारे जो मेंटर टीम है ना, जिससे हम सोचते हैं, तो हमारे मूल रूप से थिंक टैंक का हिस्सा रहे। अभी 10 को मीटिंग है, शिवचंद्र जी ने कहा है रेलवे के लोगों को लेकर आएंगे, छोटन राम जी ने कहा है कि 40-50 टीचर को लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह शिक्षकों का अलग, रेलवे कर्मचारियों का अलग, पुलिस वालों का अलग, इस तरह से सबको लेकर आइए, मजबूती से लड़ते हैं और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक और जोरदार हम लोग ध्वनि करतब से करें, डॉक्टर ओम सुधा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम सुधा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर ओम सुधा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग मेरा फोटो ले लीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा सर का आशीष वचन